जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आता हूं। रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का वन लाइनर क्लास में स्वागत करता हूं। तो वन लाइनर क्वेश्चन की बात करें तो ये प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस है, जो पिछली साल जो है परीक्षाओं में पूछे गए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वन लाइनर क्वेश्चन का जवाब वही दे पाएगा जिसने प्रैक्टिस की हुई है। तो वे बच्चे हताश ना हो जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो पहली बार जो चैनल पर आए हैं, और दूसरी बात वे पहली बार ही पढ़ रहे हैं। तो उनको काम है केवल और केवल वीडियो को देखना और आंसर को सुनना। जब भी वे नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, उनको जो है याद आ जाएगा कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत में ऐसे ही होता है फ्रेशर बच्चों के लिए ये। तो इसीलिए जल्दी से आ जाइए भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो कौन सा राजा था वो जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा था? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कमेंट करने हैं तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आपके याद है या नहीं। ठीक है, तो अशोक हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया। अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? ठीक है, अब तक क्या आपने देखा होगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी पुस्तक की? तो वो कौटिल्य ने की थी। पर वो कितने अभिकरणों में विभाजित है वो आप लोगों को बताना है। कमेंट करिए। जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 15। बहुत बढ़िया, 15 अभिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया जा गया? जो सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे वे भारत के अलावा अन्य किस स्थान पर पाया गया था? कमेंट करिए। जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं वन लाइनर क्लास में, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, भारत के अलावा अफगानिस्तान में भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? कौन सा अभिलेख था जिसमें सम्राट अशोक ने कहा था कि सभी मेरे बच्चे हैं? जल्दी से बताइए फटाक से। शाबाश। यदि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो सीधा सीधा आपको जवाब देना है। तो अशोक ने कहाँ कहा था? प्रथम पृथक शिलालेख में कहा था। प्रथम पृथक शिलालेख में कहा था कि जितने भी मनुष्य हैं वे सभी मेरे बच्चे हैं। जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। जल्दी से देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। किस स्थान पर अशोक ने शिलालेख के पत्थर लिख लिया जाता था? किस स्थान पर अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? भाई जो अशोक शिलालेख लिखता था वह पत्थर कहाँ से लिया जाता था, आप लोगों को बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाक से। बहुत अच्छे। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चुनार से। जिस पत्थर पर अशोक शिलालेख लिखता था तो वह पत्थर जो है चुनार से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ हुआ था? किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ हुआ था? जल्दी से बताएं। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करें। किस महीने में मौर्य का राज्यकोष वर्ष आरंभ हुआ था? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर जुलाई या आषाढ़ दे रहे हैं वो सही हो जाता है। कभी कभी ऑप्शन में देखो पंचांग के अनुसार दे देगा या फिर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दे देगा जुलाई। पंचांग के हिसाब से आषाढ़, और भाई जुलाई कहते हैं आषाढ़ को। ठीक है, यदि बात करें पंचांग का पहला महीने का नाम बताना है, क्या होता है?
कभी कभी पूछ लिया जाता है। कमेंट करिए। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? जल्दी से कमेंट करें। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। तो वो हो जाएगा, उसका नाम है परिशिष्ट पर्व में। परिशिष्ट जैन ग्रंथ है। पर्व में यह मिलता है कि सम्राट मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है परिशिष्ट पर्व में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? उस यूनानी शासक का नाम बताना है जिसका संघर्ष जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। जल्दी से बताएं। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सेलुकस। सेलुकस जो है कहाँ का शासक वो था? यूनानी शासक था। और इसका सामना किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का सामना किससे हुआ था? किस यूनानी शासक से हुआ था? सेलुकस से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था, वो आप लोगों को बताना है। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चों, ऑप्शन नंबर सैंड्रोकोटस। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जल्दी से देखिए फटाक से। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे, तमिल ग्रंथ एहना नूर, नानूर, ठीक है, तमिल ग्रंथ एहना नूर में मिलता है भाई। कहीं का वर्णन? दक्षिणी भारत के आक्रमणों का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन यदि हुआ था तो 297 ईस्वी में हुआ था भाई। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन यदि हुआ था, कब हुआ था? 297 ईस्वी में। पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? कमेंट करिए। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने शासन प्राप्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसको शासन मिला था, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करें। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए, जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्यार साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है शासन जो मिला था वो बिंदुसार को मिला था। ठीक है, बिंदुसार को मिला था। राइट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार जो है किस संप्रदाय का अनुयायी था? जल्दी से देखिए, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। आजीवक संप्रदाय का जी। बिंदुसार जो है किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया गया?
किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? जल्दी से कमेंट करें, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा था। क्वेश्चन मजा आ जाएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए। देखो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पढ़े हुए डीपली, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम जो है रिपीट करता रहता है। तो तारानाथ ने कहा था, तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा था। ठीक है, तारानाथ विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से कमेंट करें। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? अशोक सम्राट जो है मगध की गद्दी पर कब बैठा? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास, तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आया, अशोक सम्राट की गद्दी पर 269 ईस्वी में बैठा था। अशोक जो है 269 ईस्वी की पूर्व राज्य की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की माता का क्या नाम था? कमेंट करिए, अशोक की माता का नाम क्या था? जो फ्रेशर बच्चे हैं यदि उनको आंसर मालूम है तो वे भी कमेंट कर सकते हैं भाई। कभी ये बोले कि सर ने मना किया हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है भाई। तो अशोक की माता का नाम, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, शुभदारगी। ठीक है, शुभदारंगी, तो ये थी इन अशोक की माता का नाम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में शिलालेख किसने चलाए थे? तो प्यारे साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल अशोक जो दे रहे हैं वो सही हो जाता है। सम्राट अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था भारत में। ठीक है, सबसे पहले शिलालेख जो है अशोक के ही थे। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इंडिका में। किस स्रोत में पाटलिपुत्र का वर्णन है? तो वो है इंडिका। इंडिका किसने लिखी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, वो आप लोगों को बताना है। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? यदि बात करें वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। इसमें किसको परास्त किया था वो आप लोगों को बताना है। किसने किया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की जीत हुई थी, है ना। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। फ्रांसीसी को हराया था, फ्रांसीसी को परास्त किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, उसमें अंग्रेजों ने हराया था फ्रांसिस को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जर्मनी की दीवार का वर्णन कब हुआ? जर्मनी की दीवार का वर्णन कब हुआ? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 1961 में। जर्मनी की दीवार का वर्णन जो हुआ था 1961। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? किस वर्ष जो है सोवियत संघ रूस बना था, वो आप लोगों को बताना है। रूस को रशिया भी कहते हैं, तो आप लोग घबराना नहीं है। ठीक है ना, किस वर्ष सोवियत संघ रूस बना था? कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका 1991 में। रूस जो है सोवियत संघ जो बना था वो 1991 में बना था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? ईस्ट तिमोर पर किसने शासन किया? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, इंडोनेशिया। ईस्ट तिमोर में किसने शासन किया था? इंडोनेशिया ने। चीन में लाल क्रांति हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, चीन में लाल क्रांति जो हुई थी 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? जल्दी से बताएं। शाबाश,
जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 9 नवंबर 1985 में। 9 नवंबर 1985 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। अगला क्वेश्चन जो इनफाइनाइट बार एग्जाम में पूछा गया, अनंत बार, तो मैं चाहता हूं कि इसको एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछा जाता है कि बताइए कि परमाणु बम कहाँ गिराया गया? तो जापान का एक शहर है हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब गिराया गया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शाबाश, समय समाप्त। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम जो गिरा था 6 अगस्त 1945 पर गिराया गया था। किसके द्वारा गिराया गया था वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। पता है आप लोगों को? 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। पुर्तगाली नाविक थरोलोमियो ने उत्मासा अंतरीप की खोज कब की थी? पुर्तगाली नाविक ने थर्मोलीमियो ने उत्मासा अंतर्द्वीप की खोज कब की थी? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर आंसर जो है 1486 दे रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथी। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लल्ली स्थापना कोचीन में कब की थी? पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लल्ली स्थापना कोचीन में कब की थी वो आपको बताना है। सबसे पहले पुर्तगाली जो है कहाँ पर आए थे? कोची में, ठीक है ना। तो प्यार साथियों कब की थी? 1503 में, 1503 ईस्वी में, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। जो गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उन्हें क्या कहा जाता था वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताए भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रूपक। चांदी के सिक्के जो चलाए गए थे तो उनको क्या कहा जाता था? रूपक। गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उन्हें रूपक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया है। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? कमेंट करें। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बाणभट्ट। बाणभट्ट है ना, बागभट्ट। बाणभट्ट है या बागभट्ट, वो आपको पूरा नाम लिखना है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा? किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपना नाम जो है शिलादित्य रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? जल्दी से बताएं। यदि हमें समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानना है तो हमें क्या करना चाहिए? कौन सा साधन है जो आसान है, महत्वपूर्ण है? तो प्यार साथियों कमेंट करिए। शाबाश। इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख पढ़ने चाहिए, उससे हमें समुद्रगुप्त के काल का शासन का पता चल जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख पढ़ने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? जल्दी से बताएं।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर आंसर जो है कालिदास दे रहे हैं वो सही हो जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध नौ रत्नों में से कालिदास था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, जल्दी से बताएं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? कमेंट करें। कौन सा काल था जिसमें स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो प्यार साथियों, वो काल था गुप्त काल। गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या के बराबर थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। बाघभट्ट। ठीक है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का विद्वान जो था बाघभट्ट था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। ठीक है, उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन दिया था गुप्त काल में। यह आर्थिक स्थिति का वो था सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शासकों का उन्मूलन करने के बाद। शासकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कमेंट करें। शाबाश, जिसने डीपली पढ़ा हुआ है वही बता सकता है, अदरवाइज नहीं भाई। ठीक है, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटल्य। कौटल्य का दूसरा नाम बताइए, जल्दी से फटाक से कमेंट करें भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसकी दरबार की शोभा थे? आप लोगों को बताना है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? बताइए जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छे, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त चरक और जो है नागार्जुन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की शोभा थे। ठीक है भाई, तो प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एग्जाम में कोई सी भी परीक्षा में यदि पढ़कर जाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, वैसे रेलवे स्पेशल के लिए बनाई गए, आर्मी, रेलवे, एनटीपीसी और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। वन लाइनर क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।